हेलो एस्पिरेंट्स, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो जीके का डेली डोज का। यहाँ हम लेकर आते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के वो चुनिंदा सवाल जो अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनते हैं। चाहे बात हो यूपीएससी की, एसएससी की या रेलवे की, आज के डोज में आपको मिलेगा हर मर्ज का इलाज। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ईईपीसी इंडिया को किस मिनिस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ईईपीसी इंडिया ने यूनियन बजट में नॉन कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी एमएसएमईज के लिए कम इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी रिफंड को तेजी से करने की मांग की है। ईईपीसी इंडिया भारत के इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए सबसे प्रमुख ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और यह भारत सरकार को एडवाइस देने के काम करती है। यह संस्था इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करती है। अब बढ़ते हमारे दूसरे सवाल की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस किस भारतीय कानून के तहत ऑपरेट होती है। सवाल देखिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम किस भारतीय कानून के तहत ऑपरेट होती है। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 1934, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 1973, तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 1999 और चौथा है कंपनीज एक्ट 2013 यानी 2013। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के डेटा से पता चला कि नवंबर 2025 में भारतीयों द्वारा किए जाने वाला आउटवर्ड रेमिटेंस गिरकर 2 साल की सबसे निचले स्तर यानी 1.94 बिलियन यूएस डॉलर्स पर आ गया है। इसकी मुख्य वजह फॉरेन स्टडीज पर होने वाले खर्च में कमी आना है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा 1999 के तहत आउटवर्ड रेमिटेंसेस को रेगुलेट करने के लिए ऑपरेट किया जाता है। यह स्कीम रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को बिना किसी प्रायर अप्रूवल के हर फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएस डॉलर तक बाहर भेजने की अनुमति देती है। इस स्कीम को 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था और यह केवल इंडिविजुअल्स पर लागू होती है, कंपनीज या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पर नहीं। दोस्तों, अब बढ़ते हमारे तीसरे सवाल की ओर जो है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। फिर सुनिएगा, पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य यानी इंडिया के किस स्टेट में स्थित है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम और चौथा है मेघालय। तो इसका सही आंसर है ए, सिक्किम। सिक्किम में भारत चीना सीम के पास लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हाल ही में जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर फैल गई। यह सेंचुरी पूर्वी सिक्किम में स्थित है और इसका विस्तार भूटान के जंगलों और पश्चिम बंगाल के न्योरा वैली नेशनल पार्क तक फैला हुआ है। चोला रेंज के नीचे स्थित पंगोलखा रेंज सिक्किम और भूटान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनती है। इस क्षेत्र में आपको एल्पाइन, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जैसी विभिन्न वनस्पतियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, हमारा चौथा सवाल है कि पंदोह डैम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस नदी यानी रिवर पर बना हुआ है। पंदोह डैम जो हाल ही में खबरों में बना हुआ था वो किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, पहला है सतलज, दूसरा है रावी, तीसरा है व्यास और चौथा है चेनाब। ऑप्शंस फिर से बताता हूँ, सतलज, रावी, व्यास या चेनाब। तो इसका सही जवाब है सी, व्यास। पंदोह डैम से व्यास के बजाय सतलज नदी में भारी स्लिट पानी छोड़ने की वजह से पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जिले में स्थित पंदोह डैम व्यास नदी पर बना एक एम्बार्कमेंट और कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो मनाली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे मुख्य रूप से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए व्यास प्रोजेक्ट के तहत 1970 में तैयार किया गया था। यह बांध लगभग 76 मीटर ऊंचा और 492 मीटर लंबा है और यह रन ऑफ द रिवर डिजाइन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के तहत व्यास नदी के पानी को 38 किलोमीटर लंबी नहरों और सुरंगों के जरिए दिराह पावर हाउस तक ले जाया जाता है और फिर उसे सतलज नदी में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि कौन सी नदी चंबल के बाद घड़ियालों यानी मछली खाने वाले मगरमच्छ की सबसे अधिक संख्या वाली दूसरी प्रमुख नदी के रूप में उभरती है। पहला है घाघरा, दूसरा है गंडक, तीसरा है सोन और चौथा है कोसी। सवाल है कि कौन सी नदी चंबल के बाद घड़ियालों की सबसे अधिक संख्या वाली दूसरी प्रमुख नदी के रूप में उभरती है। ऑप्शंस हैं घाघरा, गंडक, सोन या कोसी। तो इसका सही जवाब है बी,
गंडक नदी। भारत नेपाल सीमा के साथ बिहार के पश्चिम चंपारण से होकर बहने वाली गंडक नदी चंबल नदी के बाद घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा हैबिटेट बन गई है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निरंतर संरक्षण प्रयासों ने इस रिकवरी को मुमकिन बनाया है। गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या 2015 में 54 थी, जो 2025 में बढ़कर 400 से अधिक हो गई है, जबकि कुल आबादी 1000 के पार पहुंच गई है। चंबल नदी अभी भी सबसे बड़ा हैबिटेट बनी हुई है, जहां 2400 से अधिक घड़ियाल मौजूद हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर। फिर से सुनिए कि सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? पहला है असम, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर। तो इसका सही आंसर है बी, त्रिपुरा। सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में स्थित है। इस सेंचुरी में अबासारिका लेक और अमृत सागर लेक जैसे महत्वपूर्ण वाटर बॉडी शामिल हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, अगला सवाल है कि मीर आलम टैंक जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद। मीर आलम टैंक जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, आखिरकार वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद। मीर आलम टैंक हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक ऐतिहासिक जलाशय यानी हिस्टोरिक रिजर्वायर है, जो मूसी नदी के दक्षिण में स्थित है। उस्मान सागर और हियामत सागर के निर्माण से पहले यह हैदराबाद के लिए पीने का पानी का मुख्य सोर्स हुआ करता था। इस टैंक का नाम हैदराबाद के तीसरे निजाम आसफ जाह III के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री रहे मीर आलम बहादुर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली यानी ट्रांसलेशन सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। सवाल है कि भारत का कौन सा स्टेट विधानसभा में अनुवाद प्रणाली यानी ट्रांसलेशन सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है बिहार। इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवाद सुविधा यानी ट्रांसलेटर फैसिलिटी से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। इस प्रस्ताव की समीक्षा नियमावली समिति द्वारा की जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी भाषाओं में हो रहे अनुवाद के रिहर्सल का खुद निरीक्षण भी किया है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि कौन सा रेलवे जोन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन की मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया था? फिर से सुनिए कि कौन सा रेलवे जोन वित्तीय वर्ष 24-25 में 250 मिलियन टन की मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया था? पहला है ए वेस्टर्न रेलवेज, बी नॉर्दर्न रेलवेज, सी ईस्ट कोस्ट रेलवेज यानी ECOR और चौथा है साउथ ईस्टर्न रेलवेज। तो इसका सही जवाब है सी, ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR। ईस्ट कोस्ट रेलवे वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन की मूल माल ढुलाई का आंकड़ा हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। इस मील के पत्थर को 21 मार्च 2024 को ही हासिल कर लिया गया था, जो कि तय समय से 11 दिन पहले था। पूर्व तटीय रेलवे देश में सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला रेलवे जोन बन गया है। इसमें लगातार दूसरे वर्ष 250 मीट्रिक टन से अधिक की मूल माल ढुलाई को पार किया है। यह उपलब्धि माल परिवहन में ECOR की एफिशिएंसी को दर्शाती है और भारत की लॉजिस्टिक्स व आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करती है। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है? फिर से देखते हैं कि भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल आधारित ऐप्स का नाम क्या है? पहला है न्यूट्री ऐप, दूसरा पोषण ट्रैकर, तीसरा है मिड डे मील या चौथा है न्यूट्रिशन वॉच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, पोषण ट्रैकर। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बड़ी डिजिटल कामयाबी हासिल की है। अब देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप से पूरी तरह लैस होंगे। यह ऐप कोई साधारण टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की हाजिरी से लेकर उनके पोषण और विकास की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों, यह था आज का जीके का डेली डोज। उम्मीद है आज के इन सवालों ने आपकी तैयारी को एक नई धार दी होगी। याद रखिएगा, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन छोटी छोटी मेहनत का परिणाम होती है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।